Hi students, yesterday we studied about the positive and negative adsorption and mechanism of adsorption. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होती है। क्या था पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के दौरान जो कंसंट्रेशन होती है एडजॉर्बेट की वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बल्क के, उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होती है, कहते हैं जब कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की बल्क के कंपेरेटिवली क्या हो सरफेस के ऊपर लेस कंसंट्रेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि जो एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो कैसे चलता है। कहता है जो एडजॉर्प्शन है वो क्या एक सरफेस फिनोमिना है। कहता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो अनबैलेंसेस फोर्सेस होती हैं सॉलिड और लिक्विड की सरफेस के ऊपर। कहता है जी अनबैलेंसेस फोर्सेस किसके कारण होती हैं, बिकॉज कहता है जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उसका इन्वायरमेंट है वो सेम नहीं होता बल्क के पार्टिकल के जैसे। जैसे हम डायग्राम से डिस्कस करा था, कहते जो बल्क के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर क्या लगती है इक्वल फोर्स लगती है। कहते उसके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके ऊपर हर तरफ से इक्वल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं, जिस वजह से कहते हैं उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या लगती है जीरो फोर्स लगती है। और कहते हैं जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, कहते हैं सरफेस के ऊपर सिर्फ बल्क के अंदर के वाले पार्टिकल उसके नेबर में एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगती है नेट इनवर्ड फोर्स लगती है। कहते हैं नेट इनवर्ड फोर्स लगने के कारण उसके ऊपर क्या आ जाती है सरफेस में अनबैलेंसेस फोर्सेस हो जाती है। एज ए रिजल्ट कहता है क्या होता है जो सरफेस होती है सॉलिड की और लिक्विड की वो अपनी अनबैलेंसेस फोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है जो मॉलिक्यूल्स होती है दूसरे स्पीसीज के उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है और सरफेस के ऊपर रिटेन करके रखता है। जब कहता है जो दूसरी स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। कहता है जो अनबैलेंसेस फोर्सेस होती हैं उसी के कारण जो एड्जॉर्बेंट है वो क्या करता है एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट कहता क्या होती है एड्जॉर्प्शन होती है। कहता कि एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट तक होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है किसी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर। कहता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है एड्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के एड्जॉर्प्शन कितने टाइप की होती है। कहता है डिपेंड करता है कि किस नेचर की फोर्स प्रेजेंट होती है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट की सरफेस के बीच में, उसके बेसिस के ऊपर एड्जॉर्प्शन को क्लासीफाई करा गया है टू टाइप में। फर्स्ट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कहता जो पार्टिकल्स होते हैं एड्जॉर्बेट के वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ किसके साथ जुड़ी होती है वीक वंडरवाल फोर्सेस के साथ जुड़ी होती है, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं या फिर फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कहते जो फिजिजॉर्प्शन होती है उसमें क्या होती है लो इंथैल्पी होती है, बिकॉज कहते हैं इसमें क्या होती है एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, जिस वजह से कहता है इसकी इंथैल्पी क्या होगी लो इंथैल्पी होगी। सेकंड इज रिवर्सिबल नेचर। कहता है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, वो कहता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंस कहता है जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो किस नेचर का होता है एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, उस दौरान कहता है हीट क्या होती है इवॉल्व होती है। कहता अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उस दौरान कहता जो गैस है और सॉलिड है उन दोनों के बीच में क्या होती है वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं ब्रेक हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है वो चलने लगती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर राइज करने के साथ हमारे पास जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसमें स्पेसिफिसिटी की कमी होती है, मीन्स वो किसी भी गैस को अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर सकते हैं एड्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। कहता है कितने एक्सटेंट तक फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से गैस क्या होती है लिक्विफाई होती है। कहता है जितना ईजिली गैस लिक्विफाई हो जाएगी उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को शो करेगी। कहता है जिस गैसेस का हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतनी आसानी से वो गैस क्या होती है लिक्विफाई होती है और उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट कि एड्जॉर्बेट की स्टेट क्या होती है। कहता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो एड्जॉर्बेट की स्टेट होती है वो सेम होती है जैसे बल्क के अंदर होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था केमिकल एड्जॉर्प्शन। कहता है केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एड्जॉर्बेट के वो
जो सरफेस होती है एड्जॉर्बेंट की उसके साथ क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं या फिर केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्या केमिकल एड्जॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कहता जो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में वो क्या होगी, हाई होगी, बिकॉज कहता इस दौरान क्या होता है, जो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है और जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है, जिस वजह से इसकी इंथैल्पी भी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट कहता है ये किस नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर की होती है। कहता बिकॉज इस दौरान कहता क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड फॉर्मेशन होने के कारण जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो किस नेचर की होगी, इरिवर्सिबल नेचर की होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। कहता लो टेम्परेचर के ऊपर जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर किसके साथ जाके एड्जॉर्ब हो जाता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करता है। कहता बट हाई टेम्परेचर के ऊपर जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो किस में चेंज हो जाती है, केमिजॉर्प्शन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाई सिलेक्टिविटी। कहता जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो किस नेचर की होती है, हाईली सिलेक्टिव नेचर की होती है। कहता है केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल एंड एड्जॉर्बेंट की सरफेस के बीच में, जिस वजह से वो किस नेचर की होती है, हाईली सिलेक्टिव नेचर की होती है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एड्जॉर्ब्ड स्पीसीज। कहता है जो एड्जॉर्ब स्पीसीज होती है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। कहता है केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो बल्क है, कहता है दोनों की स्टेट क्या होगी, डिफरेंट स्टेट होगी। नेक्स्ट हमने एक्सप्लेनेशन करी थी कि केमिजॉर्प्शन में जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है। नाउ वी कम टू अ टुडेस टॉपिक दैट इज एड्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन आयरन, कि जो नाइट्रोजन गैस है वो आयरन मेटल की सरफेस के ऊपर कैसे एड्जॉर्ब होती है। कहता है जो बिहेवियर होता है नाइट्रोजन गैस की एड्जॉर्प्शन का आयरन की सरफेस के ऊपर वो क्लियरली हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन द फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन के बीच में। कहता है लो टेम्परेचर के ऊपर 83 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, फिजिजॉर्ब्ड होती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करती है आयरन की सरफेस के ऊपर। वो किस फॉर्म में फिजिजॉर्ब्ड होती है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में फिजिजॉर्ब्ड होती है। कहता अमाउंट के कितनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस एड्जॉर्ब हुई है वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर जाके, रूम टेम्परेचर के ऊपर 83 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कहता उस दौरान जो नाइट्रोजन गैस है वो आयरन की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब नहीं रहती है। कहता बट हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके जैसे 773 केल्विन के ऊपर जा उसके अबव टेम्परेचर के ऊपर जो नाइट्रोजन गैस है वो केमिजॉर्ब्ड हो जाती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन शो करती है आयरन की सरफेस के ऊपर। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कहता है जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर, वो उसमें क्या होती है, अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती है। एज अ रिजल्ट कहता है जो सरफेस होती है सॉलिड की उसमें टेंडेंसी आ जाती है वो गैस के मॉलिक्यूल को या लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जब कहता जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड की सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है। सिंस कहता जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उस दौरान कहता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कहता है जो एड्जॉर्ब्ड एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, फिजिकल वंडरवाल फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। बिकॉज कहता है जो सरफेस होती है उसमें क्या होते हैं, रेजिडुअल वैलेंस बॉन्ड होते हैं। उस वजह से कहता है वो या तो फिजिकल वंडरवाल फोर्सेस के साथ एटम के साथ जुड़ जाता है या फिर केमिकल फोर्सेस के साथ जुड़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम सॉलिड को ब्रोक करते रहते हैं पीसीज में, या उसको पाउडर की फॉर्म में क्रश कर देते हैं। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो वो पाउडर की फॉर्म में आता है, जो छोटे पीसेस की फॉर्म में आता है, उस दौरान कहता है उसमें क्या हो जाती है, ज़्यादा सरफेस आ जाती है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जब हम सॉलिड सब्सटेंस को ब्रोक करते हैं दो पीसेस में, उस दौरान कहता है दो नई सरफेस है वो क्या हो जाती है, बन जाती हैं, जिस वजह से कहता है जो नंबर ऑफ अनबैलेंसेस फोर्सेज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट कहता है उसकी एड्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। जैसे हम इस डायग्राम में शो करा है, इस डायग्राम में हमें क्या शो करा है, फर्स्ट हमें मेटल की सरफेस शो करी है, उसमें कितनी नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्सेज प्रेजेंट है, 8 नंबर ऑफ अनबैलेंसेस फोर्सेज प्रेजेंट है। कहता है जब हम इस मेटल को ब्रोक करते हैं दो पीसेस में, कहता है सपोज कर लो यहाँ से ब्रोक कर दिया 2 पीसेस में, वहाँ से कहता है कितनी नंबर ऑफ अनबैलेंसेस फोर्सेज होगी, 12 अनबैलेंसेस फोर्सेज होगी। बिकॉज कहता ऊपर वाली 3 नीचे वाली 3, टोटल कितनी होगी, फर्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल की
कितनी होगी, 6 अनबैलेंस फोर्सेस होगी। ऐसे ही कहता है जो दूसरा पीस होता है, दूसरे पीस में भी कितनी होगी, 6 अनबैलेंसेस फोर्सेस होगी। कहता है जो नई फोर्सेस हुई हैं उसके कारण नंबर ऑफ अनबैलेंसेस फोर्सेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहता है जितनी ज़्यादा अनबैलेंसेस फोर्सेस होगी उतनी ज़्यादा उसकी एड्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। कहता है जो गैसेज है वो सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब कैसे होती है। ऑलमोस्ट कहता है जो सभी सॉलिड होते हैं वो सभी गैसेज को क्या कर लेते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कहता है जो चारकोल है, चारकोल क्या करता है, काफ़ी सारी गैसेज को अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। कहता इवन कहता वो जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती हैं, हवा के अंदर जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती है स्मॉल कंसनट्रेशन में, उन गैसेस को भी अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। कहता है जैसे गैसेस होगी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सभी क्या हो जाती हैं, एड्सॉर्ब हो जाती हैं जब मेटल किस फॉर्म में होता है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर की फॉर्म में होता है। जैसे कहता है ट्रांजिशन मेटल हो गए निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, आयरन, कोबाल्ट। कहता जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कि कितनी एड्जॉर्प्शन होगी गैस की सॉलिड की सरफेस के ऊपर, वो कहता कुछ फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस, के गैस की कैसी नेचर है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि जिसके सरफेस के ऊपर जाके एड्जॉर्ब होना गैस ने, उसकी एड्जॉर्बेंट की नेचर कैसी है। थर्ड इज कि जो एड्जॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया कितना है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एड्जॉर्प्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्या फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, के प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट फैक्टर इज एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि एड्जॉर्बेंट है वो कितना ज़्यादा एक्टिवेटेड है। कहता है इन सभी फैक्टर्स के ऊपर जो एड्जॉर्प्शन होती है गैस की सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे हम फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ गैस। कहता है जो एड्जॉर्बेंट की नेचर है उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन है वो कैसे डिपेंड करती है। कहता है जो एड्जॉर्प्शन होती है वो डिपेंड करती है कि गैस किस नेचर की है। कहता है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, जैसे हमने पढ़ा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर की नहीं होती, उसमें स्पेसिफिसिटी की क्या होती है, कमी होती है। जिस वजह से कहता है जो हर एक गैस है वो जाके सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है। कोई ज़्यादा एक्सटेंट तक उसके ऊपर एड्जॉर्ब होती है, कोई लेस एक्सटेंट तक जाके उसके ऊपर एड्जॉर्ब होती है। कहता किसी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो गैस ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस, ये कहता है किसी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर जाके ईजिली आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कहता है जितनी आसानी से गैस लिक्विफाई होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होती हैं, एड्सॉर्ब होती हैं एज कंपेरिजन टू परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस मीन्स जो कहता है कभी लिक्विफाई नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये कहता है हमेशा गैसेस फॉर्म में रहती हैं, वे ये कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। कहता जो ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन है कि कितनी आसानी से गैस लिक्विफाई होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है। कहता चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी हाई प्रेशर अप्लाई कर लें, वो गैस है इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। कहता है जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उतनी ज़्यादा आसानी से वो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। हैंस कहता है जितनी आसानी से गैस लिक्विफाई होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, एड्सॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल कहता हमारे पास है 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। कहता उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ गैसेस है एड्सॉर्ब होगी, जैसे हमें यहाँ पे टेबल में शो करा है। कहता यहाँ पे ऊपर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, नीचे हमें क्या दिया है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है ml की टर्म में। कहता जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे अमाउंट है गैस की एड्सॉर्ब होने की वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कहता सबसे ज़्यादा लिक्विफाई कौन सी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। मीन्स कहता जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाकी गैसेस के कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा लीस्ट एड्सॉर्ब होती है। बट कहता है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक नेचर की होती है। बिकॉज उस दौरान कहता है जो गैस है वो एड्सॉर्ब हो जाती है सॉलिड की सरफेस के ऊपर, वो तभी जाके एड्सॉर्ब होगी जब उसमें क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। कहता अगर उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो वो गैस जाके उसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एड्सॉर्बेंट की नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। कहता है कितनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन
एड्जॉर्प्शन होगी गैस की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एड्जॉर्बेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। कहता जो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, गैसेस को अपनी सरफेस के ऊपर आसानी से क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। जो गैसेस क्या होती हैं आसानी से लिक्विफाई होती है। कहता वो काफ़ी सारी पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। जिस वजह से कहता है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, गैस मास्क में यूज़ करते हैं, ताकि वो इन पॉइजनस गैसेस को अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर ले, एड्जॉर्ब कर ले और आसानी से हम उसमें क्या ले सके, सांस ले सके। कहता है जैसे गैसेस होगी जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जनरली क्या होती हैं, किसके ऊपर एड्जॉर्ब होती है, जब कहता है जो ट्रांजिशन मेटल है जैसे निकल या कोबाल्ट, वो किस फॉर्म में होते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं, पाउडर की फॉर्म में होती है। कहता जो ज़्यादा कॉमन एड्जॉर्बेंट है वो कौन सा यूज़ करते हैं, हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं, या फिर फाइनली डिवाइडेड मेटल यूज़ करते हैं जो पाउडर की फॉर्म में मेटल्स होती हैं, या फिर मेटल के ऑक्साइड यूज़ करते हैं, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनको यूज़ करते हैं, या फिर क्ले को यूज़ करते हैं। कहता है इनकी सरफेस के ऊपर क्या करवाते हैं, हम एड्जॉर्प्शन करवाते हैं। कहता बिकॉज इन सभी की क्या होती हैं, डिफरेंट एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। कहता जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो उस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि एड्जॉर्बेंट का कितना ज़्यादा एरिया है। कहता जो स्पेसिफिक एरिया होता है एड्जॉर्बेंट का वो क्या शो करता है कि कितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए, कि पर ग्राम एड्जॉर्बेंट के ऊपर कितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है जिसके ऊपर क्या हो सके, एड्जॉर्प्शन हो सके। कहता जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सॉलिड का उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एड्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। देयरफॉर कहता जो पोरस या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म होती है एड्जॉर्बेंट की, उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी की कर लेते हैं, एड्जॉर्प्शन को शो करते हैं। हैवर कहता जो पोर्स होते हैं एड्जॉर्बेंट के बीच में, जो पोर्स होती हैं, गलियां होती हैं, वो क्या होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कहता बड़ी गलियां होनी चाहिए ताकि उसमें क्या हो सके, गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें एंटर कर सके। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।